गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लाइट और चैप्टर नंबर 10। जैसा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि लाइट का इंट्रोडक्शंस पढ़ें, फिर देन प्लेन मिरर पढ़ें, उसके स्पेसिफिकेशन को पढ़ें, है ना। उसके बाद हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज़ को भी डील किए हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्शन भी छूट गया कि आपका रिफ्लेक्शन को भी पढ़ाया गया। अब जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो चालू होगा स्फेरिकल मिरर से। हम लोग समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, है ना, उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके यूजेस को, सभी चीज़ों को वन बाय वन देखने की यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा आते हैं कि स्फेरिकल, पहली बात स्फेरिकल मिरर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको समझना है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो हम कहते हैं कि ये मिरर, इसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ कि मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, है ना। अब देखो स्फेरिकल मिरर के अंदर स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अगर आप देखोगे स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक आता है आपका कॉनकेव मिरर, एक आता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं किसके? स्फेरिकल मिरर के। तो इसमें इस डेफिनेशन में आप क्या मेंशन कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ कि ये मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड एंड कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा ना, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों के डेफिनेशन को मर्ज करके स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन को बना दिया गया। ठीक है, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ों को बस समझना है कि कैसे क्या है। तो अगर आप स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे ये मिरर which reflecting surface is curved inward and outward। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। अब बैक टू द कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये एक ऐसा मिरर जिसका जो स्ट्रक्चर ही होता है ना वो केव की तरह हो, केव की तरह, जैसे ये केव की तरह है ना, गुफा की तरह। तो ये कैसा है? केव की तरह, आप देख लो। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका स्ट्रक्चर जो है वो उठा हुआ रहेगा, बल्ज रहेगा, तो ये बल्ज पार्ट रहेगा। अब जिस चीज़ को आप जैसे देख रहे हो उसको वैसे ही डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन करोगे? तो कॉनकेव मिरर के डेफिनेशन में लिखोगे कि इसी को कॉनकेव मिरर, अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved inward। ठीक है, और इसी जगह पे कॉन्वेक्स मिरर को आप डिफाइन करोगे तो ये मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved outward। यहाँ क्या लिखोगे? is curved outward। ठीक है, अब देखो इन्हीं डेफिनेशंस को मैंने क्या किया है, कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड, ये दोनों को मैंने मर्ज करके आपका स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन बना दिया। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता चल गया हो। और एक बात कि इस कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। मैंने हर एक चीज़ को अपने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि मैं आपको जब तक लिख के ना बताऊं, आपको अच्छे से ना समझाऊं चीज़ों को,
मज़ा नहीं आएगा, मेरे को पढ़ाने में नहीं आएगा, आपको पढ़ने में नहीं आएगा। तो आई होप कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ, जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हो। ठीक है, अब देखो इसको ना आप एक एग्जांपल समझते हो कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक कटोरा लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम एक इस तरीके का कटोरा लेते हैं, केव की तरह ही है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इस कटोरे में एक क्या लेते हैं, एक गोली लेते हैं, गोली क्या कहोगे, बबल्स लेते हैं, और उसको ना आप जो बचपन में गोली खेलते होगे ना शीशे वाली, उसको ले लो, आप किसी भी पॉइंट पे मारो, उसको स्ट्राइक करो, किसी भी पॉइंट पे आप स्ट्राइक करो, किसी भी पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे कर लो, मैंने जितने भी हाईलाइटेड किए उन पॉइंट्स पे कर लो, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि वो अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी तरीके से जब ये कॉनकेव मिरर लाइट किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, लाइट किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, अल्टीमेटली किसी ना किसी एक पॉइंट पे फोकस करेगा जाके, है ना। तो ये इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा गया। अब सेम टू द आपके चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में उसी कटोरे को क्या कर दो, उल्टा कर दो, और आप किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक करो तो आपको पता चलेगा कि हर बार वो जो आपका गोली है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जा रहा है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक करो तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक करो तो इधर चला जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है जब यहाँ टकराओ तो मैं भी हो सकता है कि ये वापस जंप करे, ठीक है, अदरवाइज ये इधर जंप करेगा या तो इधर जंप करेगा। तो नॉट इवन द प्रॉपर, इसका कोई भी सेंट्रल पॉइंट नहीं नज़र आएगा आपको, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्योंकि ये इसी तरीके से यहाँ पे देख लो कि लाइट जब कभी इसी कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना। तो ये अपने पाथ से क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्यों कॉनकेव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ज होकर किसी एक पॉइंट पे आ जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक करने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब हम लोग का जो है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो कॉनकेव मिरर के प्रॉपर्टीज़ में आप यही चीज़ों को मेंशन करोगे कि ये कैसा होता है, कर्व्ड इनवर्ड होता है, साथ में इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड होता है, इसको साथ में डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई आई होप। अब आते हैं कुछ कॉमन टर्म्स, स्फेरिकल मिरर के कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर पता है कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होता है, तो दोनों के रिस्पेक्टिव में हम चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग कॉनकेव पे चालू करते हैं कि एक मिरर जो केव की तरह है, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, इसको हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लेना, ठीक है। आई होप कि कहीं कुछ, और ये पॉइंट को मिरर के जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मिरर के सेंटर पॉइंट को P से डिनोट करते हैं, और P का मतलब हो गया आपका पोल, ठीक है। उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे फोकस कहते हैं, कुछ डिस्टेंस को, मिरर से कुछ डिस्टेंस को F से डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है फोकस। बताया जाएगा वन बाय वन, इसको कहा जाता है फोकस। उसके बाद उसके कुछ हल्का सा सेपरेशन के बाद नाम रखा जाता है इसका, C से डिनोट करते हैं, और इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइन जो आपका स्ट्रेट पासेस हो रहा है, कहाँ से, पोल से, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी इंसिडेंस इस मिरर में होगा वो सभी इस प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में होगा। चलिए समझते हैं बातों को कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, देखो एक लाइन है, एक रिफ्रेंसिव लाइन है जो ज्वाइन करता है किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को एंड पोल को ज्वाइन करता है। तो आप लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, ये लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसी को लिख सकते हो अलग से डेफिनेशन बना के, ये स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, P फॉर पोल। आई होप यहाँ तक आपको आ रहा हो। उसके बाद हम लोग पोल पे समझते हैं कि पोल है क्या आखिर।
पोल को मैंने क्या बता दिया था आपको, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं सोचना, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इसको पोल, ठीक है। आप कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर भी लिखोगे तो वो भी गलत नहीं होगा आपका, ये बात। एपर्चर की बात करते हैं। एपर्चर क्या होता है बच्चा? एपर्चर होता है जो डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का, जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, इसको एपर्चर कहा जाता है, ठीक है। आप एपर्चर ले सकते हो या इसको भी कह सकते हो, इस पॉइंट को जो mn हो गया ना, mn इज द एपर्चर, ठीक है। अब डायमीटर और रेडियस, डायमीटर को हाफ कर दो तो रेडियस हो जाता है, डायमीटर क्या हो जाता है, रेडियस, है ना। रेडियस को सॉरी उल्टा हो गया मेरे से, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप चाहते हो कि डायमीटर जानना तो 2r लिख दो, ये हो गया। तो रेडियस से हमारा पूरा सर्कल जो है ना फॉर्मेशंस होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेयर की तरह होता है, तो इसके जो इफेक्टिव डायमीटर होते हैं ना वही होते हैं। इफेक्टिव डायमीटर आपको यही आएगा क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है, सर्कल शेप में नहीं है, तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द एपर्चर, है ना। अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात, है ना, जिसको सी से डिनोट किए हैं। मैंने आपको दिखाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फेयर, ठीक है। इट इज नन अदर देन इट इज ए सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फेयर। जिस आप स्फेयर की बात कर रहे हो, है ना, जो जिस आप स्फेरिकल मिरर, मतलब आप, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, है ना, यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, इसी मिरर का पार्ट है, इस मिरर का स्फेरिकली का पार्ट है, मतलब ये स्फेयर का पार्ट है। ये आपका जो कॉन्केव मिरर है वो किसका पार्ट है, तो इस स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का सेंटर जो है ना, इस स्फेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्लियर? छोटी सी बात है बच्चा कि इस सेंटर का कर्वेचर जो है ना, इस स्फेयर का सेंटर जो है ना, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा ऑफ एनी मिरर, ठीक है। वही लिखा है, द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर वॉज द पार्ट, मिरर जिसका पार्ट है, ठीक है। आई होप यहाँ क्लियर हो गया हो। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं बच्चा, यहीं से समझते हैं। देखो, यहाँ से पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को r से डिनोट करते हैं, जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो। यहाँ पे भी देखो, इससे आप यहाँ क्या डिनोट कर सकते हो, यहाँ रेडियस ही तो डिनोट कर सकते हो, तो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब उसी तरीके से फोकस आ जाएगा। तो फोकस कहाँ पे है, आप एक बात हमेशा याद रखो बच्चा, फोकस कहाँ पे है, तो फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है हमेशा। इट विल बी ऑलवेज कम्स इन द मिडिल ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ डिफाइन किया गया है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में ही है वो, है ना, वेयर द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शंस। अब ये चीज़ें हैं ना, जो फोकस वाली बात यहाँ पे लिखी गई है, जो डेफिनेशन में दिया गया है, ये आपको आगे जब आप इसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ोगे ना, जैसे कितने तरह के इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं कॉन्केव मिरर के साथ, कितने तरह के इमेजेस का फॉर्मेशंस होता है कॉन्वेक्स मिरर के साथ, तब आप इस डेफिनेशन को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। तो आपको वरी नहीं करना, आपको चिंता नहीं करना है कि ये डेफिनेशन कहाँ से आएगा, ये आसमान से नहीं उतरा बच्चा, ये आएगा धीरे से, आराम से आएगा। तो फोकस को आप लिख सकते हो कि मिडिल पॉइंट, लिख सकते हो ऐसे कि मिडिल पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी के लिए ये, उसके बाद ये क्यों ये डेफिनेशन को मैं बाद में फिर से आपको रिवाइज करते हुए बता दूंगा मैं। चलो अब फोकल लेंथ की बारी करते हैं। तो लेंथ बोला गया है, तो लेंथ कहाँ, यहाँ पे देखो आप फिगर में कि ये आपका फोकस हो गया, तो ये फोकस हो गया, तो जो इसका डिस्टेंस होगा बच्चा वो क्या होगा, ये भी बीच का, मतलब पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इस तरीके के एफ से डिनोट किया जाता है, जिसको कहा जाता है
ये एफ जो डिनोट किया इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को यहाँ आराम से लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो याद कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है। देखो वही चीज़ डिफाइन किया कि डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप दिखाएगा जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया, नहीं सॉरी मैंने नहीं बताया। और अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट का बीच का सेपरेशन भी आप समझो, है ना। जैसे ये आपका ये आपने देखा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आर है, ये सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वही चीज़ के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा मिडिल पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा देखोगे ना आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो डेफिनेटली मेरे को आप बोलो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को ना अगले चैप्टर में या जब इस चैप्टर को कंटिन्यूस फॉर्म में रखा जा रहा है तो मैं आपको दूर कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब रूल्स हैं कुछ कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम के बनाने के कुछ अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। अब ये यहाँ के 3 रूल्स दिखा देंगे और मैं इनको पढ़ के तो बताने वाला नहीं हूँ, मैंने ऑनवर्ड्स तो लिख दिया गया है बट यहाँ पे पढ़ के नहीं बता, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ कि बेसिकली क्या लिखा गया है और क्या दिया गया है उस पर, तो आप समझते हैं हम कि देखो सबसे पहला बात कि हमारे इमेजेस के कुछ फॉर्मेशंस के कुछ बेसिक्स रूल हैं, है ना। कॉनकेव मिरर में बनाओ चाहे कॉन्वेक्स मिरर में बनाओ, कुछ फॉर्मेशंस के रूल हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये मैं आपको कॉनकेव मिरर देता हूँ, ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो इसके थ्रू से, एक स्ट्रेट लाइन जो इसके सेंटर से पास होता हुआ, मिरर के सेंटर से पास होता हुआ क्रॉस करती है, जिसको आप क्या कहते हो, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। और वो जो सेंटर पार्ट होता है जिसको पी से डिनोट करते हो उसको आप पोल कहते हो, जो चीज़ें हमने पढ़ते हुए हैं। तो और इसके बाद ये जो मिरर है जो अपना सेंटर फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट लिया जाता है एकदम मिडिल पॉइंट पे, इसको कहा जाता है फोकस। ठीक, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई भी एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रे जो आएगी, स्ट्रेट रेट आएगी और मिरर से, कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद या कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद पोल पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, पोल पे आके क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना ही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पैरेलली जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग खींचा गया है वो आके कहाँ पे मिलती है, फोकस पे आके मिलती है, पहला। चलो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, अब कॉनकेव मिरर के अलोंग एक लाइन खींचा गया जो कि क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे पोल बता दिया गया, यहाँ पे फोकस बता दिया गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया गया। क्योंकि एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आया फोकस पे गिरा। अब सेम कहानी कि कोई लाइन अगर फोकस से होता हुआ क्रॉस करे, ये एफ लिखते हैं, अगर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन या एक ऐसा स्ट्रेट रे जो फोकस को क्रॉस कर रहा है वो कहाँ को जाएगी, वो इन्फिनिटी को जाएगी। कहाँ को जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी। ठीक है, अगर फोकस से होता हुआ आ रहा है तो वो किधर जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, और इसमें से जो थर्ड पॉइंट आपका निकल के आता है बच्चा, थर्ड पॉइंट वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट में एक मैं बनाता हूँ मिरर, कॉनकेव मिरर, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसमें से एक पॉइंट आता है फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
तो एक जब स्ट्रेट रे ऑफ लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है और मिरर से स्ट्राइक करती है, तो ये फिर जिस रास्ते से वो आती है उसी रास्ते से होके ये वापस भी हो जाती है। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे जो है ना आपका इमेजेस का फॉर्मेशंस होगा। यही तीनों पॉइंट को वहाँ पे नोटेड करके डिराइव किया गया है कि एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आते हुए मिरर से टकराती है वो कहाँ पे, फोकस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होते हुए आती है वो कहाँ को जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। थर्ड पॉइंट कहा क्या क्या जाता है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ रे ऑफ लाइट आए तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रिफ्लेक्शंस के बाद वापस भी लौट जाती है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच इज़ एक्सप्लेन इन दीज 3 थिंग्स, इनमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्मेशंस। यहाँ पे देखेंगे बच्चा, एक बात हम लोगों को बड़े ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक बात हम लोगों को अपने दिमाग में डाल लेना है। एक बात हमको अपने दिमाग में रख लेना बच्चा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इनमें जो हमारा काम है, हमारा रोल है, वो हमको इमेज के फॉर्मेशन पे है। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, डायमेंशन, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम रहने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। वेरीज क्या करेगा कि आप उसको किस जगह पे प्लेस कर रहे हो, है ना, उसके पोजीशन को सिर्फ आप वेरी कर सकते हो। दूसरी बात, जो भी कुछ वेरी करेगा आपका, जो भी कुछ आपको इसमें लिखना है इस डायग्राम में, वो आपको नोटेड करना है कि इमेजेस का फॉर्मेशन जो है ना कहाँ पे हो रहा है, पोजीशन है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताना है, वो उसके इमेजेस का तरीका कि वो कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, रियल हो रहा है, इन सभी को लिखना है। तो हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिगर नंबर 1 पे देखते हैं हम। यहाँ पे रे डायग्राम का पहला कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ, आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो हमको पता है कि फोकस पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। इन्फिनिटी से आई तो फोकस, इस ऑब्जेक्ट का प्लेसेस कहाँ पे हुआ, इन्फिनिटी पे हुआ है। तो अगर हम इसको लिखें, यहाँ पे छोटे छोटे लिखूँगा मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया सर एट इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपके ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया। अब पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो सेम कहानी कि पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे। तो पोजीशन इमेज कहाँ पे है बच्चा, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, किस जगह पे है, तो फोकस पे है, ठीक है। और कितने छोटे साइज क्या है, साइज देखो एकदम स्मॉल, पॉइंट इन साइज। तो साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे आप कि साइज ऑफ इमेज, तो क्या लिखोगे, पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज, ठीक। अब ये मैं बोलूं कि इमेज है आखिर कैसा, इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज हुआ है बच्चा, क्योंकि ये मिरर के साइड बना हुआ है, जैसा कि हम लोग पिछले वाले पार्ट में देख चुके हैं, इमेज के साइड में बना हुआ है। तो ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा ये, ठीक है। क्योंकि पॉइंट इन साइज है तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि इन्वर्टेड बना है या नहीं बना है, बट इतना समझ लो अगर ये रियल बना है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है तो रियल बनेगा। इसको पर्दे पे आप उतार सकते हो, है ना, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, इसलिए इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको। सॉरी, चलिए पहला डायग्राम के अनुसार हम जितनी भी चीज़ें इसके रिगार्डिंग थी मैंने सारे कुछ नोट कर दिए हैं आपको, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे।
दूसरे वाले पॉइंट पे क्या है, चूंकि पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया था, अब उसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के प्रिंसिपल एक्सिस में रखा गया है, लेकिन देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है ना, बिफोर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है। अब चूंकि एक रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट आती है और मिरर से टकराएगी, और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ से फोकस से होता हुआ ये क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। सेम रे ऑफ लाइट डायग्राम के अनुसार ये कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और फिर ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाएगी, ठीक ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वापस आ गई। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वापस आ गई। जिस जगह पे ये दोनों रे एक दूसरे को मिलता है, दोनों रे एक दूसरे पे क्रॉस करता है, वहीं पे हमारा इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। ये बात को ध्यान में रख लो। Images will be formed always at that place where the when the two ray of light crosses each other, या when the two ray of light meet each other better word रहेगा। When the two ray of lights meet each other, the formation of images will be appear at that place। उसी जगह पे वो formation of images होगा। तो हम देख रहे हैं जहाँ पे मिला वहाँ पे हमने बना दिया कि ये देखो ये आपका इमेज बना। क्लियर। अब हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको मिरर के साथ ही लिखने में ज़्यादा सहूलियत होगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मैं आपको स्पेस बना के देता हूँ। हाँ, ऊपर में लिखता हूँ इसको। अब ऊपर क्या होगा बच्चा, समझो। ये थोड़ा और पतला करता हूँ, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखें बच्चा, तो देख लो बियॉन्ड सी के पीछे रखे हुए, तो बियॉन्ड सी लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब इसी जगह पे पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्टेन कहाँ पे किए हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है आपका कहाँ पे है, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोजीशन के बाद जो हमारा इमेज है वो साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे कि साइज ऑफ इमेज। तो ये जो साइज ऑफ इमेज है वो कैसा है, तो साइज ऑफ इमेज देखोगे कैसा है, स्मॉल इन साइज है, ऑब्वियसली स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट से तो छोटा है तो स्मॉल इन साइज लिख देंगे। और अगर इमेज की बात करें कि हमारा इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, तो इमेज के बारे में लिखेंगे कि हमारा इमेज कैसा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, तो रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद एट द एंड में आपको कोई एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप सारी चीज़ें आसानी से दिमाग में एक्यूमुलेट करके रख सकोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। ट्रस्ट में, कभी भी आप नहीं भूलोगे चीज़ें कैसे होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा हो। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मेशन, थर्ड फॉर्मेशन। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पोजीशन में बदलाव किया। ऑब्जेक्ट को कहाँ किया, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कहाँ पे ले आए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आए। अब रे ऑफ लाइट जब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हुए यहाँ से गुजरती है, स्ट्रेट पाथ में आप देख सकते हो, स्ट्रेट पाथ में जब ये ट्रैवल करते हुए गुजरती है तो कहाँ से पास होगी, सिंपल फोकस से पास करेगी, ठीक है। इसने फोकस से पास कर लिया। अब एक रे ऑफ लाइट इसी से ऑब्जेक्ट से कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास की, है ना। मैंने वही तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले बार बताया ना, उसी तीन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बनाना है। तो ये फोकस से पास करेगी और कहाँ को जाएगी ये, तो ये इन्फिनिटी को जाएगी, ठीक है। ये इन्फिनिटी को गई, फोकस से पास की, इन्फिनिटी को गई। पहले इन्फिनिटी से आई, फोकस में पास की, फोकस से पास की, इन्फिनिटी को गई। लेकिन जब दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे, मेरा इमेजेस का फॉर्मेशन उसी जगह पे होगा। जिस पॉइंट पे मिला उसी जगह पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये इमेज आप देख लो, इमेज का फॉर्मेशन उसी पॉइंट पे हुआ। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहाँ पे हो रहा है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो मेरा इमेज भी कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। कैसा बना, उल्टा बना, अपोजिट बना, साथ में कैसा बना, इन सेम साइज। समझ रहे हो, बस इसी चीज़ को, जो भी चीज़ मैंने आपको बोला ना, बस सेम चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है कि पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, देख लो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में समझेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, जो देख रहे हो बस उसी चीज़ को लिखना है। तो वो भी कहाँ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी लिख दो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज कैसा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल है। और इमेजेस कैसा बना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज को देखें तो कैसा बना है, रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है। अगर आपको थोड़ा और भी मेंशन करना है, इसको लिखना है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस आपको समझना है। तो यहाँ तक ये 3 इमेजेस के फॉर्मेशन है ना, मेरे को लगता है कि मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली मेरे को बताओ। अब आगे चलते हैं बच्चा, अब आगे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। तो थोड़ा इंटरवेन तो हो गया है एक इमेज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बट हाँ हमको ये पता है कि चीज़ें कहाँ की कहाँ क्या है, तो हमें उतना कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, हम लोग समझ लेंगे। अब देखो बच्चा, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा और क्लोज गया। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, और ये प्लेस क्या है, ये पोजीशन कहाँ है, तो ये पोजीशन है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला पार्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस किया। रे ऑफ लाइट जब स्ट्रेट पाथ से आती है, सीधी आती है ना, ये देखो जब रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगी, सॉरी हाँ, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगी तो ये कहाँ से होते हुए जाएगी, ये फिर फोकस से होते हुए पास होगी। इसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये फोकस से होता हुआ क्रॉस करेगी, ठीक है, फोकस से होता हुआ क्रॉस की। अब जब यही रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवा दें, ये रे ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट से टच करता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवा दे, इधर से देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये पास होगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। देखो जैसे आई वैसे यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शंस में आना और जाना, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आके ये मिलेगी उसी पॉइंट पे हमारा क्या इमेजेज ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन जो है ना, ये इस पॉइंट पे आके हो गया, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन। अब इसको हम लोग लिखते हैं ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स कैसे लिखना है, तो आपको तो पता है, आइडिया लग गया आपको कि पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, देखो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इमेज की बात करा दें, कि पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी हो गया, कैसा बना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बात करें, या पहले लिखो साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसा बना हमारा, तो इनलार्ज बना। कैसा बना, इनलार्ज बना, है ना, या फिर इनलार्ज नहीं लिखो तो लार्ज इन साइज लिखो, लार्ज इन साइज, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इमेज कैसा है, तो आप इमेज देखोगे यहाँ पे क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया हो। अब हम तीसरे वाले से चौथे वाले पार्ट पे आते हैं कि हमारा इमेजेस कैसा होगा। हम बस प्लेस चेंज कर रहे हैं बच्चा। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप समझ लोगे तो आपको जितने भी तरह के ये डाउटेड होंगे ना इमेजेस से रिगार्डिंग, आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है और आपको अपने दिमाग में एकदम लोड हो जाएगा, याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। चलो, ये आपका मिरर हुआ, सॉरी यहाँ तो मिरर फॉर्मेशन से ही, ये आपका मिरर है। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या क्या क्लोज ले आया, ऑब्जेक्ट को मैंने और क्लोज ले आया, कहाँ पे ले आया, तो इट फोकस ले आया। देखो यहाँ फोकस पे ला कर रख दिया। फोकस के बाद ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाती है, ठीक है, और ये यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न फोकस से होते हुए पास हो जाती है, ठीक।
फोकस से होता हुआ क्या हो गई, पास हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। देखो यहाँ से इधर से पास होगी, यहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, मतलब चेंज नहीं करेगी पाथ अपना, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद। ये अगर इधर गई, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। क्लियर, ठीक। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बच्चा, तो एट इन्फिनिटी में हो रहा है, इन्फिनिटी में। तो फिर सेम कहानी वही बयां करो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका एट फोकस, ठीक है। अब इसको बढ़िया से लिख देता हूँ मैं, कोई और, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब इसी जगह पे पोजीशन ऑफ इमेजेस को देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ, इसको ऊपर कर देता हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बच रहा है, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ एक दूसरे से, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो इन केस ये कहीं जाके इनफाइनाइट में मिलेगी, और जब ये मिलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्टिव में ये जो अपना इमेज बनाएगी वो काफ़ी बड़ा बनाएगी। तो साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा बच्चा, इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज। और इमेजेस कैसा होगा, इमेजेस विल बी ऑलवेज सेज टू द रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड आर दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीन, ठीक है। चलिए, ये हमारा फिफ्थ खत्म हो गया। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं। ये लास्ट इंटरेस्टिंग है बच्चा, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम चीज़ें कंफ्यूज होते हैं। तो बाद बाकी सब जगह सबको अलग अलग, इसको बहुत ढंग से, बहुत आराम से, इत्मीनान से समझते हैं कि देखो, हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन किया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कर दिया इस जगह पे, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये फोकस है और ये आपका पोल है। मिरर तो है ही, फोकस और पोल के बीच में आपका, बाद बाकी चीज़ों को नहीं दिखना है। जो जो पॉइंट में इंडिकेट कर रहा हूँ बस उसी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी चीज़ें इमेजेस में नहीं दिखनी है। अब ये यहाँ से देखो, ये जाएगी स्ट्रेट, स्ट्रेट गई, और ये कहाँ गई, पोल्स टकराई, है ना। पोल्स टकरा के ये वापस को इधर को जाएगी। एक बात ध्यान रखना है बच्चा, क्या, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलोज एट एवरी प्लेसेस। जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो देखो, ये कहाँ पे टकराई, पोल्स टकराई। एक कहानी जो वहाँ छूट गया था वो ये कहानी था कि ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। जब रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करती है तो ये क्या जाएगी, बस सेम उसी तरीके से भागेगी। अब ये पोल पे जो एंगल होता है ये दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि साइन आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इस तरीके से भागती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक जगह फॉलो हो रहा है, आप कहीं पे भी चेक कर लो पीछे उठा के, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे गई तो आई और आर दे दिया गया है, तो सिंपल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो जब ये इधर गई तब ये स्ट्राइक करेगी मिरर के साथ, फिर स्ट्राइक करने के बाद वापस कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, ठीक है। लेकिन देखो, ये जो दोनों है पैरेलली है, तो पॉसिबिलिटी ये लगाया जा सकता है ये कहीं ना कहीं फाइनाइट पे जाके मिलेगी, लेकिन इनका डायरेक्शन ही अलग अलग है, इसका डायरेक्शन ही अलग अलग है। ये इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो ये कभी भी नहीं मिलेगी एक दूसरे से। हम एक एजम्पशन कर सकते हैं कि इट सीम्स टू बी अपीयर एट बिहाइंड द मिरर, है ना। ये एजम्पशन लगाया गया कि ये मिरर कहीं पे पीछे मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने कह दिया कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन है ना, ये दिस विल बी दैट पॉइंट कि हमारा मेरे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इसको ए डैश एंड बी डैश से, तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से करो, पी क्यू रख दो, आर एस रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसी चीज़ पे जो हमारे लिखने वाली बातें हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूँ,
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप और हम दोनों देख रहे हैं कहाँ है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। अब पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये बना हुआ है, आप देख लो इमेज कहाँ है, तो बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर है। और ये कहाँ पे, पोल, और ये पॉइंट आप देख लो यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश रखा गया है। तो आप पोजीशन ऑफ इमेज कहोगे कि बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। बट आप क्या लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये लिखना ज़रूरी है। या सिर्फ आप ये लिख के छोड़ सकते हो कि बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, ठीक। अब जो इमेज बना हुआ है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज है हमारा कैसा, इनलार्ज्ड है ना, इनलार्ज्ड है, ठीक। यहाँ पे आप एक टर्म बदल सकते हो, इसको लिख सकते हो या हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक। यहाँ पे साइज ऑफ इमेज इनलार्ज हो गया। उसके बाद जो इमेज होगा, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो इसको ये लिखाएगा वर्चुअल। और अगर इमेजेस वर्चुअल होती हैं बच्चा, तो वो इसके साथ क्या आएगा, इरेक्ट आएगा, वो सीधा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके मिरर के बारे में, हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया, कॉनकेव मिरर में स्पेशली, है ना, वन बाय वन। अब आपको एक चीज़ समझना है कि सर ये याद कैसे रहेगा, ये तो 6 टाइप हो गए। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ बच्चा। ये स्टोरी है हमारे लाइफ की, आप ध्यान रखो इस स्टोरी को, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये आपकी लाइफ की स्टोरी है। आप देखोगे ना, अभी आप 10th क्लास में हो, तो ये स्टोरी है लाइफ की। अरे ये हर मिडिल क्लास की स्टोरी है। आप जितने भी मिडिल क्लास की स्टोरी है ना, ये दो लोगों की है ना, ये एक फादर की और एक सन की, है ना। ये फादर है साहब है, ये सन है। तो फादर और सन की ऐसी कहानी है कि बच्चे तो जनरली बेटियां तो एक्सप्रेस कर लेती हैं फीलिंग्स अपने फादर के पास कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सन और फादर का कभी ये फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं होता। ये कभी भी ये नहीं शेयर करते हैं कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट ये इंटरनली एक दूसरे से काफ़ी हार्ट थ्रॉब लव करते हैं, मतलब कहना नहीं है उनका। तो सभी बच्चे समान ही होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को मान लो कि वो फादर्स हैं, और जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है, उसको मान लो कि सन है। ऑब्वियसली फादर से बच्चे का जन्म हुआ है ना। तो उसी तरीके से इमेज ऑब्जेक्ट से आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज को ऑब्जेक्ट को मान लिए फादर और इमेज को मान लो बेटा। तो जैसे पहले तो देखो, जब बच्चे एकदम इनिशियल स्टेज पे होते हैं ना, बहुत छोटे, जब बच्चे खेल रहे होते हैं घरों के आंगन में, घुटनों के बल चल रहे होते हैं, तब फादर साहब को पैसे के लिए बाहर कहीं काम करना होता है ना, बाहर कहीं कमाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चे का ब्रिंगिंग अच्छे से हो, ग्रोथ अच्छे से हो। तो वो बच्चा, फादर कहाँ है, इन्फाइनाइट में है, तब बच्चा कहाँ पे है, मिरर के एकदम पास है, वहीं पे खेल कूद रहा है एकदम, समझ रहे हो। जब बच्चा इन्फाइनाइट पे रहेगा, जब फादर इन्फाइनाइट पे रहेगा, तो बच्चा कहाँ रहेगा, फोकस पे रहेगा, इन पॉइंट साइज। लेकिन फादर साहब जब थोड़ा पैसा कमा लेंगे या स्टेबल हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस में, मतलब थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी दूर हैं वो, और अर्निंग कर ही रहे हैं ताकि उनके फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकें। लेकिन बच्चा क्या करा, बच्चा भी थोड़ा आगे स्टेप गया, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ देखो, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। अब फादर साहब थोड़ा और अच्छा स्टेबल हो गए, तो वो कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बच्चा भी 10th 11th में चला गया है, 9th 10th में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फादर भी थोड़ा स्टेबल हो गए थे, पैसा अच्छा अर्न कर लिए हैं, तो घर में ही अपना आ गए हैं। तो बच्चे और फादर का मिलना जुलना उसी वक्त पे ज़्यादा हो पाता है। आप अगर जानते होगे ना, तो फादर और बच्चे का बात, थोड़े से कन्वर्सेशन उसी वक्त पे ज़्यादा हो पाते हैं, जब वो 8 9 10th में होता है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, पापा के प्रति उनका कंसर्न बढ़ जाता है, फादर का भी अपने बच्चे के प्रति कंसर्न बढ़ जाता है, क्योंकि उनके करियर के बारे में सोचना होता है। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दोनों सेम साइज के आ जाते हैं। उसी समय फादर कहते भी हैं कि बेटा
तुम जो है ना मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है बनो, ताकि तुम मेरे से सब कुछ शेयर कर सको, है ना। तो वो इक्वल इन साइज आ जाते हैं, फादर के शर्ट भी हमें बनने लगते हैं। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मोमेंट होता है बच्चा। जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्योंकि फादर का एक एज हो चुका है, अब वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है उतने, तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे को जॉब के लिए, है ना, वो आगे बढ़ना पड़ता है अपनी लाइफ में। सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आगे बढ़ता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जॉब वॉब के लिए वो आगे बढ़ता है, कमाने के लिए, घर के लिए। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास चले गए। अब जैसे ही क्योंकि वो उनका काफ़ी अल्टीमेट एज आ चुका है जहाँ पे अब वो उतना उनके शरीर हेल्दी नहीं है फादर के। अब बच्चा दूर हो गया है, फादर पास हो गए हैं किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मतलब सॉरी मिरर के पास हो गए हैं। अब ये जो है ना, ये बच्चा और दूर गया, जब इनफाइनाइट को गया तो फादर साहब कहाँ चले गए, फोकस पे आ गए, मतलब इतना बूढ़ा कि बिस्तर पकड़ लिया वो। उसके बाद वो जैसे ही दूर गया तो फादर ऑफ क्या हो गए, फादर क्या हो गए, ख़त्म, वर्चुअल में चले गए हैं। अब देख लो आपका इमेजेस कहाँ बन रहा है, वर्चुअल में चले गए, मतलब वो कोलैप्स कर गए, ख़त्म, आप इनफाइनाइट पे गए, बच्चा मतलब फादर साहब आपके इनफाइनाइट पे चले गए। तो ये छोटी सी स्टोरी है, ये छोटी सी स्टोरी इसलिए क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत भूलते हैं। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर मैं भूल जाता हूँ। तो आप अपनी लाइफ को देखो ना, साइंस इज़ बिलोंगिंग टू योर लाइफ, आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करता है। तो उन्हीं लाइफ की चीज़ों से मैंने ये चीज़ निकाल के लाया। आई होप कि आपको ये चीज़ मज़ा आए, पढ़ के समझ में आए। मैंने जितने भी चीज़ें बताया ना बच्चा, वो चीज़ें इस पर्पज़ से बताया। यहाँ पे एक और होता है कि फोकस वाले, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जितने भी चीज़ें बताया मैंने ये सोच के बताया कि आपने छोटे भाई बहनों को मैं पढ़ा रहा हूँ और इतने बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा कि उनके रिज़ल्ट तो रुकने वाले नहीं, उनके परसेंटेज इतने आए रहेंगे कि वो जो फादर और मदर की स्टोरी है ना, वो काफ़ी हैप्पी हो जाए, खुश हो जाएंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में, इसके आगे वाले टॉपिक में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप प्लीज़ लाइक करो, है ना। कमेंट पे आके मेरे को बताओ कि भैया आप बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू रखो। तो मैं इस चीज़ से मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस ना क्रिएट करता रहूँगा, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, आपके समझ के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिक्स लाता रहूँगा, ताकि आपको याद रहे। आपके बोर्ड के रिगार्डिंग हर एक चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करता रहूँगा। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चा लोग।